चलिए, इससे पहले हम लोग हिंदी के काव्यखंड अध्याय 6 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को हिंदी के काव्यखंड के 12th हिंदी के काव्यखंड के लेसन नंबर यानी अध्याय नंबर 7 को पढ़ना है। यानी अध्याय 7 में जो पुत्र वियोग की रचना है, पुत्र वियोग, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पुत्र वियोग के बारे में, पुत्र वियोग के बारे में, ठीक है। और उस पुत्र वियोग के जो रचनाकार हैं, कावित्री हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो इन पंक्ति के बारे में जो है हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ताकि बिहार बोर्ड जो भी प्रश्न पूछे वो प्रश्न जो है हम लोग बड़ी ही आसानी से इसका जवाब दे सके, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। आप समझ में आ रहा है? चाहे जो भी जिस टाइप से सवाल पूछा जाए, उन तमाम टाइप को जो है ना हम लोग बड़े ही बेहतरीन ढंग से जो है जवाब देने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं भाई। हाँ, जो भी विद्यार्थी 2026 में, चाहे वो किसी भी संकाय का हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, अगर वे चाहते हैं कि हिंदी की तैयारी अच्छे ढंग से करें, तो आप हमसे जुड़ करके आप अपनी हिंदी की तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतर बना सकते हैं ना। जुड़ने के लिए अगर आप चंदमारी मोतिहारी में रह रहे हैं ना, तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। अगर आप मोतिहारी से बाहर से हैं या बिहार के किसी भी जिला से हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से द आर्ट्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करके अब मात्र 51 रुपया में संपूर्ण हिंदी, हिंदी व्याकरण और हिंदी के जो नोट्स होते हैं, व्याकरण के जो नोट्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें की प्राप्ति भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने काम की ओर, फिर बीच में बातचीत तो होती रहेगी। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम लोग को क्या करनी चाहिए? तो उस चैप्टर के बारे में, लेखक परिचय के बारे में, लेखक के बारे में, लेखक परिचय के जानना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना इसी से सवाल कई सारे जो है ना पूछते हैं, या कई सारे सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इस टाइप से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखे जाते हैं, ठीक। तो उनको जानने के लिए, उन तमाम ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए हमको जो है क्या करना आवश्यक है? तो इन ऑब्जेक्टिव को देखना बड़ा आवश्यक है, और लेखक परिचय तो उनमें महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर लेखक परिचय से ही पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलिए, पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कोई दिक्कत किसी को? अब पुत्र वियोग की चर्चा हो गई ना, अब चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904। तथा निधन 15 फरवरी 1948 को हुई। तथा निधन कब होती है? 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो जाता है। अब सवाल रहेगा कि इनका जीवन काल बताइए, जीवन काल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल बताए। अब इस तरह से नया ट्रेंड आ चुका है, अब जन्म मरण न पूछ करके डायरेक्ट जीवन काल पूछा जाता है ना। तो देखिए, जन्म कब हुआ मेरे भाई? ऐसे लिख देते हैं 1904। निधन कब हुआ? 1948। तो जन्म और मरण के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? जीवन काल कहते हैं। तो इनका जीवन काल 1904 से 1948, या कहे तो 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904। तथा निधन कब हुआ? 15 फरवरी 1948। चलिए, इनका निधन किस दिन को होता है? तो बसंत पंचमी के दिन होता है। अब सवाल पूछेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन किस दिन हुआ था? तो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और कैसे हो गया भाई? तो कार दुर्घटना के कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? कार दुर्घटना के कारण हुआ था। जब ये नागपुर से जबलपुर को वापस आ रही थी, उसी क्रम में इनका कार जो है एक्सीडेंट कर जाता है और उसमें इनका निधन हो जाता है। अब यहां से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। तथा निधन कब हुआ? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को।
इनका निधन किस दिन को हुआ था? तो बसंत पंचमी को दिन के हुआ था। किस कारण हुआ था? तो कार दुर्घटना के कारण हुआ था। जब ये नागपुर से जबलपुर को वापस आ रही थी, तब जो है ना कार दुर्घटना के समय इनका क्या हो जाता है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है, तब इनका निधन हो जाता है उसी में। कोई दिक्कत किसी को? चले, इनका जन्म स्थल कहाँ है? निहालपुर। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर। निहालपुर कहाँ पड़ता है भैया? इलाहाबाद। इलाहाबाद के जगह पर कई बार प्रयागराज भी देखने को मिलता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहते हैं। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माताजी के नाम श्रीमती धीराज कुंवर तथा पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह थे। माताजी का नाम धीराज कुंवर तथा पिताजी का नाम रामनाथ ठाकुर थे। रामनाथ ठाकुर थे, यानी ठाकुर रामनाथ सिंह थे। ठाकुर रामनाथ सिंह थे। ठीक है। अब चले, पति के नाम, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ये कहाँ के निवासी थे? तो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य प्रदेश के खंडवा के, या खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का विवाह 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए ना, मजा आ जाएगा, एकदम मुंह पर याद हो जाएगा। याद सुनिएगा, पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ तथा निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हो जाता है। अब इनका निधन किस दिन को हुआ? तो बसंत पंचमी के दिन। किस कारण हुआ? तो कार दुर्घटना के कारण। जब ये नागपुर से जबलपुर को वापस आ रही थी, तब तक इनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनका जन्म स्थान निहालपुर। निहालपुर कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। माताजी के नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिताजी का नाम ठाकुर रमनाथ सिंह थे। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को? लगभग लगभग याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति के नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। इनके पति कहाँ के निवासी थे? खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। जब ये 15 वर्ष की आयु में थी, तो 1919 में इनका क्या होता है? विवाह होता है। और किनके साथ? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह होता है। इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह की अगर हम लोग बात करें, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की अगर हम लोग चर्चा करें, तो देखेंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक भी थे। इनके जो पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो आज़ादी से पूर्व अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय इन्होंने कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक की रचना की थी। इनके पति यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वे प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाए। इनकी शिक्षा की बात करें तो क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में ये प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करती है? तो क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करती है। इसी स्कूल में ना प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ही शिक्षण अध्ययन करती थी। पुनः थियोसोफिकल स्कूल बनारसी में वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ये शिक्षा को अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। असहयोग आंदोलन में क्या करती हैं? शामिल हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए।
अब इनका प्रधान कर्म क्षेत्र की चर्चा करें, प्रधान कर्म क्षेत्र की चर्चा करें ना। इनका कर्म क्षेत्र क्या रहा ना, इनका काम क्या रहा, तो समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, मतलब आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई ना, जिसके कारण अनेक बार कारावास यानी अनेक बार जेल जाती है। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी बनती है, यानी कांग्रेस पार्टी से आज़ादी के बाद जो है ये एमएलए भी बनने का कार्य करती है। इनकी विशिष्ट अभिरुचि, इनको कौन चीज़ ज़्यादा पसंद था, इनको कौन चीज़ ज़्यादा पसंद था, तो भैया छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति। जब सुभद्रा जी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अभी पढ़ ही रही थी, छात्र जीवन में ही थी, तब से ये रचना लिखने में इनको काफ़ी अच्छा या अच्छा लगता ही था। आगे चलकर ये प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जब ये आगे चल कर के जब थोड़ी और आगे समय बीतता है तो आगे चलकर एक कवित्री और एक साहित्यकार के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा मिलती है। साहित्यकार के रूप में इन्हें क्या मिलती है भैया, प्रतिष्ठा मिलती है। अब इनकी रचना की चर्चा करें, रचना कृति, कृति मतलब रचना। मुकुल, मुकुल कैसी रचना है भैया, कविता संग्रह कब प्रकाशित होती है, 1930 में। इसके अलावा त्रिधरा जो कविता चयन है, बिखरे मोती ये इनकी कहानी संग्रह है, सभा के खेल ये इनके कहानी संग्रह, ये तमाम इनकी रचनाएं रही ना। मुकुल की रचना के लिए, मुकुल की रचना के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए, किस रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो क्या बताइएगा, तो भैया मुकुल की रचना के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, यहां तक कोनो दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चल भैया, अब आ गया पुत्र वियोग। क्या आ गया, पुत्र वियोग ना। पुत्र वियोग का मतलब होता है दुख ना, और पुत्र के जाने के बाद एक माता को जो दुख होती है, एक माता को जो दुख का एहसास होता है ना, एक माता कैसे अपने आप को संभालती है, कैसे अपने बच्चों के साथ उनके जो साथ रहा करती थी उसके साथ कैसा संबंध होता था, और उनके जाने के बाद एक माता को किस तरह का एक मनोभाव होता है, एक मनोभाव दशा जो होती है वो कैसी होती है, ये चीज़ को इसमें दिखाया गया है। चलिए भाई, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है ना। माता जो है जिस दिशा में जा रही है ना, उस दिशा में देख रही है कि सभी लोग क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं ना। एक माँ जो है जिस दिशा में देख रही है, जिस दशा में जा रही है ना, वहाँ पर देख रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है ना, है उल्लास विश्व पर छाया। आज पूरे दुनिया के लोग जो है ना खुशी से झूम रहे हैं, एकदम उल्लास, हर्षोल्लास का समय है कि नहीं, कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज सभी दिशा जो है ना के लोग, पशु पक्षी जीव या तमाम जीव जो है वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। पूरे विश्व पर एक आनंद का माहौल छाया हुआ है। पर मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास ना आया। एक माँ जो है एक अपने बच्चों के क्या कर रही है, इंतजार में है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास ना आया। चारों तरफ खुशी है, हर्षो उल्लास है, चारों तरफ आनंदमय है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। पर मेरे जीवन में मेरे एक बेटा के ना होने से इनकी जो एक तकलीफ है, वही तकलीफ को इस चैप्टर के माध्यम से एक माँ जो है बयान कर रही है, अभी तक मेरे पास ना आया है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, शीत न लग जाए इस भय से। शीत, शीत का मतलब क्या होता है राजा, ठंडा। शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। शीत का अर्थ क्या होता है, ठंडा ना, कि ठंड न लग जाए
इस भय से, इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा। एक माँ जो है अपने बच्चों को इतना ध्यान रखती है कि शीत न लग जाए, इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ना माँ जो है अपने बच्चों को ठंडे के समय में क्या करती है कि ठंड ना लग जाए, शीत ना लग जाए, इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। काम छोड़ दौड़ कर आई, काम छोड़ दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब बच्चे जो है ना अपने क्या करती है कि माँ जो है ठंड ना लग जाए बच्चों को, इस डर से उसे गोद से नहीं उतारती है ना। बच्चा जब सोया रहता है, माँ कोई काम कर रही होती है ना, और गलती से बच्चा जग जाता है और जैसे ही माँ शब्द बोलता है, माँ उन तमाम कार्यों को छोड़कर ना दौड़ कर चली आती है ना। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। इतना एक प्रेम होता है एक माँ को अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते भी हैं, या आप बच्चे होंगे या हम लोग भी जो बच्चे थे, तो माता जी क्या करती थी, कंधे पर लेकर बच्चों को ऐसे 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 कर करके जो है ना लोरिया गाती थी। तरह तरह के जो है ना लोरिया गा करके जो है ना बच्चों को सुलाने का कार्य करती थी। कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, कंधे पर रहकर ऐसे थपथपा के जिसे सुलाया। जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके लिए लोरिया गाई। एक माता को गीत गाने तक भी नहीं आता है, फिर भी जो है वो किसी तरह करके अपने बच्चों को जो है ना लोरिया गाकर सुनाती है, ताकि बच्चा मेरा सो जाएगा। जिसके मुख पर जरा मलिनता नाम, अपने बच्चों के मुख पर जरा भी उदासी को देखकर, मलिनता का मतलब उदासी होता है, जिसे हाँ जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई ना। जैसे ही अपने बच्चों को उदास देखते हैं ना, उदासी को देखकर माता जो है उसको कहाँ लेकर जाती है, उसकी सेवा करती है और रात भर जगी की जगी रह जाती है, रात भर सोती तक नहीं है, ताकि अपने बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आंख देख में रात बिताई, आंख देख में क्या बिताई मेरे भाई, रात बिताई। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर मलिनता को देखकर, उदासी को देखकर माता क्या करती हैं, आंख में आंख अपना क्या करती है, आंख तक छपकाती नहीं है, और मतलब रात भर जो है ना जगे जगे अपना सारा समय व्यतीत कर देती है। किसके लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आगे बढ़ जाए। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने संतान के लिए, सबको अपना अपना पराया तमाम चीज को भूल जाती है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देव बनाया। बच्चा जब बीमार होता है तो माता क्या करती है, बच्चों की सुख समृद्धि कामना के लिए ना पत्थर के सामने भी क्या करती है, पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर के सामने जाकर के, एक मूर्ति के सामने जाकर के, एक प्रतिमा के सामने जाकर के सर को झुकाती है और अपने बच्चों की कल्याण, समृद्धि, सुखी और स्वस्थ होने की कामना करती है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं पर नारियल, कहीं पर दूध, कहीं पर बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मतलब कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल, कहीं बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मतलब अपने बच्चों की समृद्धि के लिए, शांति के लिए ना पत्थर को भी देव बना लेती है। उस पर नारियल, उस पर दूध, उस पर बतासे चढ़ाती है, उसके सामने सर झुका करके अपने बच्चों की समृद्धि, शांति की और उन्नति की कामना करती है, ताकि मेरा बच्चा जो है जल्दी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा ना। आज समाज में हम लोग रहते हैं ना, जिस समाज में रहते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो लोग आ करके कहता है ना कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं, जो हो गया सो हो गया, हम हैं ना। सब लोग तो कहवे करता है कि हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। फिर भी कोई कुछ कर ना सका, सब कोई साथ तो था पर कहाँ कोई कुछ कर सका। फिर भी कोई कुछ
कर न सका, छिन गया खिलौना मेरा। चला गया पुत्र हमसे दूर चला गया, मैं असहाय विवश बैठी ही, मैं असहाय अशक्त असहारा रूप से बैठी हुई उठ गया छौना मेरा। चला गया मेरा पुत्र, चला गया मेरा संतान, चला गया मेरे आंखों का तारा, जो प्यारा, जो सबसे जो प्यारा होता है पुत्र, वो चला गया। कि कोई फिर भी कोई कुछ कर ना सका, कोई कुछ नहीं कर सका। कहने के लिए सब कोई होता है भैया, अपना कोई नहीं होता है। अपना वही होता है जो आपका बुद्धि हो, आपका विवेक हो और आपकी क्वालिटी हो, काबिलियत हो। लोग कहने के लिए कहता है ना भैया, सबसे ज्यादा दुख वही देता है जो अपने आप को अपना होने का दावा करता है ना। फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छिन गया खिलौना मेरा। मैं असहाय बैठी ही, मैं चुपचाप बैठी रही, देखती रही ना। उठ गया छौना मेरा, चला गया मेरा पुत्र हमसे दूर लेकर लोग चला गया। आगे बढ़ जाए। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये तड़प रहे हैं प्राण, अपनी जो है ना हृदय में एक दुख है, प्राण तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। ना बच्चों की याद में जब दुनिया को देखता हूं तो चारों तरफ शांति है, और हमारे जीवन में हमारे बच्चे के न होने से हमारे जीवन में जो अशांति है, कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। तड़प रहे हैं, परेशान है, हताश है, उतास है, निराश है, मुझे एक पल की भी शांति नहीं। वह खोया धन पा सकूंगी, वह खोया धन पा सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। क्या मैं वो खोया धन पा सकूंगी? इसमें कुछ भी भ्रांति, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को कैसे पा सकूं ना, खोया धन कैसे पा सकूं, इससे कोई भ्रांति नहीं। आगे बढ़ जाए। फिर भी रोता ही रहता हूं, फिर भी रोता ही रहता हूं, फिर भी रोता ही रहता हूं। नहीं मानता मेरा मन, लोग तो कितना भी आके कह देता है कि अच्छा जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए ना। फिर भी रोता ही रहता हूँ। माता जो है अकेले में रह करके अपने बच्चों की याद में रोती रहती है। नहीं मानता मेरा मन, फिर भी रोता ही रहता हूँ। नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल है नीरस लगता, सुना सुना मेरा जीवन। बड़ा जटिल है इस जीवन को जीना ना, बड़ा जटिल है नीरस लगता, सुना सुना मेरा जीवन ना। फिर भी रोता ही रहता हूँ, लोग लाख समझा कर चले जाए, फिर भी रोता ही रहता हूँ। नहीं मानता मेरा मन, लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है, नीरस लगता, सुना सुना मेरा जीवन। बेटों की बिना जो है ना, ये जीवन जो है ना एकदम सुना सुना लगता है, नीरस लगता है, एकदम बोझल सा लगता है ना। आगे बढ़ जाए। माँ की जो मन है ना, एक बार और क्या कहती है, यह लगता है एक बार यदि, ऐसा लगता है, माता की मन जो है कह रही है, ऐसा लगता है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। माँ कह रही है ऐसा लगता है कि एक बार भी यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा के, सीने से लगा के, प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती ना। यह लगता है यदि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा के, सीने से लगा के, प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटा, मेरे भैया मेरे बेटा, मेरे भैया मेरे बेटा, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना ना। प्यार से सर सहलाती और उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटा, माँ को यूं छोड़ ना जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बड़ा कठिन है, बड़ा दुख है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मन को समझाना जो है ना, बेटा को खोकर माँ का मन को समझाना। कितना भी लोग कुछ भी कह ले, लेकिन मन जो है ना मानता नहीं है कि मेरा भैया मेरे बेटा, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना
मन समझाना बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ जो है एक कह रही है कि अगर एक बार भी उसको पा जाती तो उन्हें प्यार से सीने से लगाकर सर सहला सहलाकर उसे समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटा, माँ को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा को खोकर। जब एक माँ के सामने से बेटा दूर चला जाता है तो माँ को हमेशा एक टेंशन बनी रहती है, चिंता बना रहता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ जाए, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब लास्ट में हम लोग आ गए। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई भूल सकते हैं, बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। भाई भी भूल सकते हैं, बहन भी भूल सकता है, यहाँ तक कि पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साथनी माँ जो किंतु रात दिन की साथनी, जो रात दिन आपके साथ रहने वाली जो एक माँ है, जो बचपन में आप माँ के साथ रहते थे और अनेक प्रकार के क्रियाक्रम करते, उन तमाम क्रियाक्रम के बावजूद जो है ना माँ अपने पास रखती थी, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपने मन समझावे, क्योंकि रात दिन उनके गोद में रहने वाले, सीने से सट के रहने वाली माँ से जब पुत्र चला जाता है तो अपने मन को कैसे समझावे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी, रात दिन साथ में रहने वाली माँ जो है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ जो है, कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपने मन को समझाएगी ना। इस दुख के साथ जो है ना एक माता जो है अपने पुत्र के ना होने पर क्या कर रही है, बात दुनिया के सामने रख रही है। चलिए कैसा लगा क्लास? अगर क्लास लगा, बेहतर क्लास लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें मेरा चैनल का नाम है द आर्ट्स क्लासेज, ठीक है, और द आर्ट्स क्लासेस सर्च करके आप इस तरह के सभी वीडियो को जो है आप घर बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो क्लास कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही अपने साथी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़ने के लिए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबों के बीच में आएंगे, ठीक है मेरे भाई, ओके।